हाँ गाइस, मैं देवाशीष आप सभी को तो मेरा बचपन तो उड़ीसा में बीता। मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ और मुझे जो जहाँ तक याद है, मैं थर्ड स्टैंडर्ड में था। तो उस समय मैं कटक में मेरे पापा जी का वहाँ ट्रांसफ़र हुआ था, अपॉइंटमेंट। तो वहाँ मैं एक्चुअली आर्ट वहीं से मेरा स्टार्ट हुआ। कटक एक शहर है जो एक बहुत चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन एक उसमें एक कला भी है। जो कटक के कारीगर होते हैं, जो वहाँ का जो मूर्ति कलाकार हैं, वो जाके कलकत्ता में काम करते हैं, वहाँ से आर्टिस्ट आके यहाँ काम करते हैं। तो मुझे पहली बार ये सब देखने को मिला कि प्रतिमा कैसे बनाते हैं। स्कूल से आते जाते, घर से स्कूल या स्कूल से घर, तो बीच में कुछ पंडाल्स बनता था। तो मेरा काम है, हमारा उड़ीसा में तो जैसे 12 मास 13 पर्व है, हर महीने ना कुछ पर्व होगा, तो हर पर्व में प्रतिमा बनता था, जो कि मूर्ति, जो मिट्टी का, क्ले का। तो उसमें मैं बहुत वहीं से मेरा फर्स्ट इंस्पिरेशन उसी से होता। मुझे एक अटैचमेंट, मुझे पता नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ। मेरा छोटा भाई मेरे साथ जाता था पढ़ाई के लिए स्कूल, और वो जब आते थे मैं मिल के, तो उसको मैं घर भेज देता था। मैं वहीं खड़े होकर देखता था, पहले ऑब्जर्व करता था क्या कर रहे हैं ये लोग, कैसे उसको आर्मेचर भीड़ते हैं, कैसे उसको स्ट्रॉ में ये करते हैं, उनका प्रोसेस क्या है। फिर वहीं से मैं मिट्टी लेता था। मिट्टी तो मुझे कोई ला के नहीं देगा, चुरा के ही लेता था, थोड़ा थोड़ा जो नीचे गिरता था। थोड़ा हो गया, मैं आके घर पे फिर लग जाता था उसमें। तो फिर मैं बनाना शुरू करता था। मम्मी बोली तुम खेलने क्यों नहीं जा रहे हो? मैं कहा नहीं, मुझे अच्छा लगता है इसमें। तो घर पे मुझे हर समय इनकरेजमेंट मिला मम्मी से या पापा से, लेकिन सब यही सोचते थे कि ये खेलने क्यों नहीं जा रहा। मैं कहा मैं तो खेल रहा हूँ, मिट्टी में खेल रहा हूँ। तो उसमें कुछ बनाता था मैं, जो देख के आया वहाँ पर, जैसे लायन बनाया या दुर्गा प्रतिमा है, जो भी मुझे लगा मैं उसी हिसाब से करते गया। फिर वो क्ले को ही मैं आर्ट का फॉर्म, मेरा शुरुआती जो आर्ट का फॉर्म है क्ले से ही स्टार्ट हुआ। तो फिर मैं जो आसान चीज़ें जो बन सकती है, जैसे बत्तख बना दिया, फिश बना दिया, ये भी बनाना सब शुरू किया। तो इसमें क्या किया ना, उसको मैं रखना, उसको आगे मुझे पता नहीं था कि उसको कैसे पेंट करना, कलर करना, किसी को दिखाना, मैं वहीं छोड़ देता था। फिर पापा उसको कलेक्ट करके लेके टेबल पे जब सूख जाता था वो रखते थे। जब कोई रिलेटिव्स आते थे घर पे, कोई आए तो दिखाते थे ये मेरे बेटा बना है, तो उसमें तारीफ़ मिलता था। तो मैं कहा पढ़ाई में तो तारीफ़ नहीं मिल रहा, लेकिन इस चीज़ करने से तारीफ़ मिल रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं। तो फिर मेरा लगाव उसी तरह चलते गया उसी से। फिर मैं स्कूल में भी आर्ट वगैरह करते थे। उस समय आर्ट टीचर का इतना रोल नहीं था कि इंडिविजुअल कोई स्टूडेंट को देखे ये करे। लेकिन जैसे दिन बीत गया, एक घर पे भी मेरे मिसहैपनिंग हुआ। मेरे पापा गुजर गए जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था। तो उसके बाद तो घर पे एक अंधेरा छा गया। जैसे मम्मी के लिए भी, हमारा 4 भाई बहन हैं, सबको संभालना ये सब मुश्किल था। और मेरा आर्ट है, आर्ट में तो हर चीज़ आपको ला के देना पड़ेगा। मैं तो छोटा बच्चा था, मुझे पता भी नहीं है, लेकिन जो भी मिलता था मुझे, पेन पेंसिल लिए मैं फिर उससे स्टार्ट किया। फिर वहाँ से हम लोग शिफ्ट हो गए, दूसरे जगह चले गए, बरहमपुर करके एक जगह, वो मेरा बर्थ प्लेस भी है। तो वहाँ गए।
तो वहाँ भी मुझे एक फ्रेंड सर्कल में एक लड़का मिला जो आर्ट करता था, तो मैं भी करता था, तो उसके घर गया। फिर हम दोनों का थोड़ा कंपटीशन स्टार्ट हो गया कि मैं ये जानता हूँ, मैं ये करता हूँ। तो दोनों फिर मैं उस समय क्ले का ये तो नहीं था, तो मैं भी फिर ड्राइंग ये सब करना शुरू किया। और मुझे याद है उस समय जो फिल्म पोस्टर्स होता था या जो पोस्ट कार्ड में मिलता था हर फिल्म स्टार, उसको हम लोग शेडिंग करके ये करके स्टार्ट किए काम करना। वो अच्छा करता था, तो मैं कहा कि मुझे भी ये करना है। फिर वाटर कलर किया, लेकिन आर्ट में आगे कुछ पता नहीं था कि इसका कुछ भविष्य है या इसका कोई पढ़ाई भी है, आगे कुछ कोर्स है, कुछ भी पता नहीं था। पढ़ाई कर रहे हैं, आर्ट कर रहे हैं, पसंद आ रहा है, तो घर पे भी मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। ऐसे हो के बाद में पता चला कि इसमें पढ़ाई भी है, आर्ट कॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हैं। फिर पास में ही एक मेरा जगह है खलीकोट करके, उसमें आर्ट कॉलेज है, तो मैं जाके वहाँ पता किया, मेरे मामा जी साथ में गए, तो वो वहाँ जाके बहुत बड़े बड़े बात बोले कि ये तो ऐसे बहुत बड़ा कलाकार है, इसको तो पढ़ने का भी ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा। लेकिन मैं जाके देखा, मैं कहा यार मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। जैसे जैसे डिपार्टमेंट घुमा है ना, मैं कहा बहुत कुछ सीखना है आर्ट में, हम जो कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं है। तो फिर चलो एडमिशन के लिए फॉर्म वगैरह लिए, उसमें मेरा एडमिशन भी हो गया। तो ये शुरुआती वही था। फिर आर्ट कॉलेज में आने के बाद इस लाइन को समझना, आगे कैसे बढ़ना है, अपने आप को कैसे ये करना, सब कुछ उसी के बाद शुरू हुआ। रसी जी, आप फिर मास्टर्स BHU से किए हैं, फिर वहाँ पर कैसे जर्नी रहा आपका, वहाँ पर कैसे रहे? हाँ देखिए, उड़ीसा से BHU जाने का एक अलग ये रहा। तो मेरा 5 इयर्स कोर्स था BFA, तो खलीकोट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट बरहमपुर यूनिवर्सिटी के अंदर में आता है। तो मैं क्या क्या वहाँ 4 साल के बाद एक मुझे अपॉर्चुनिटी मिला नेशनल स्कॉलरशिप का, जो कि बहुत रेयर है वहाँ। उस समय के लिए वो वही एक स्कॉलरशिप था कि स्टूडेंट के लिए आर्ट या फाइन आर्ट्स या परफॉर्मिंग आर्ट के लिए भी मिलता था, और बहुत प्रेस्टिजियस है। अब मुझे ये सब पता नहीं था, तो मेरा जो मेंटर थे मिस्टर राव लेक्चरन साहू, वो मुझे गाइड किए कि असित तुमको ये स्कॉलरशिप भरना है किसी भी तरह, क्योंकि तुम हायर स्टडी के लिए जाना चाहते हो। और मेरा घर का परिस्थिति उनको पता था, तो बोले कि ये तुम भरो। तो मैं इसको भर के डाल दिया। उस समय ऐसे अप्लाई करना पड़ता था, फिर वहाँ से फॉर्म आता था, आजकल सब ऑनलाइन हो रहा है, वो अभी भी चल रहा है, नेशनल स्कॉलरशिप MHRD से मिलता है। तो मैं ऐसे अप्लाई कर दिया, कुछ दिन बाद उनका फॉर्म वगैरह आ गया जो भरे। तो उसमें था कि आपको अप्लाई करना है प्रॉपर, कि आपका काम वगैरह दिखाना है, और वो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो वो एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, मैं बताता हूँ। तो जब मैं सर ने बोले कि अभी तो तुम्हारा सब आ गया, फॉर्म वगैरह भर दिया, अभी हमारा काम है इंटरव्यू कैसे फेस करेंगे, तुम्हारा तो आ जाएगा इंटरव्यू कॉल, तब तक हम तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो सर बोले कि तुम जो जो बनाए स्केचेस लेके आओ। तो उनके घर पास में ही था, और छोटा सा जगह है, खलीकोट आसपास सब थे, तो मैं सब लेके गया। तो और एक स्टूडेंट को लेके गया साथ में, कहते इतने सारे काम। मैं कहा सर मैं करता हूँ डेली प्रैक्टिस स्केचेस। तो सर खुश हो गए, बोले इसमें छांटना बहुत आसान है। तो आसान तो बोल दिए, बोले सारे अच्छा भी छांटना है ना। तो बैठ के हम लोग 2-3 दिन लग गया, स्केचेस सिर्फ छांटे। फिर सर बोले इसको ऐसे माउंटिंग करते हैं, क्योंकि तुम तो कलकत्ता नहीं, कहाँ पर सेंटर पड़ेगा भी पता नहीं है, क्योंकि उड़ीसा में तो नहीं होगा, और कहीं होगा, तुमको लेके जाना पड़ेगा। फिर मेरा इंटरव्यू कॉल आया, तो आया तो कलकत्ता ही था उसका वेन्यू। अच्छा असीस सर, और एक चीज़ मैं देखना चाहता हूँ, जब आपने वहाँ पढ़ाई किया, BHU में पढ़ाई किया, फिर आपने एक सब्जेक्ट जो अभी आप करते हो, जैसे एक ह्यूमन एनाटॉमी दिखता है आपका, और एक रिलेशनशिप उसमें दिखता है, तो फिर वो जो इंस्पायर कहीं से हुए, या वो कोई आपका एक जर्नी का पार्ट है? वो नहीं, जर्नी का पार्ट कहूँगा, क्योंकि देखिए जैसे जैसे जगह चेंज होता है, आप उड़ीसा में हो या कटक में, भुवनेश्वर में, अब बनारस अचानक जाओगे, बिल्कुल कंट्रास्ट है। जो यहाँ हम देखते थे उसको कुछ अलग देख रहे हैं वहाँ। यहाँ जो सब्जेक्ट मिलता था, यहाँ हम लोग बकरी बनाते थे, गाय बनाते थे, यहाँ का जो आदमी रहन सहन उनका चीज़ बनाते थे। वहाँ जाकर देखे सब इंटरनेशनल, क्योंकि बनारस एक इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस है, तो हर जगह का, हर क्षेत्र का लोग वहाँ आते थे, इंडिया से भी कोने कोने से आते थे, और बहुत ब्रॉड चीज़ है। वहाँ का बिल्डिंग देखो, वहाँ का
जो वो परिवेश देखो या वहाँ का हर चीज़, एनिमल भी देखो, वहाँ घोड़ा मिलता था, यहाँ घोड़ा बनाने के लिए नहीं था, बुल भी देखते थे वहाँ अलग। तो वो मेरा ये रहा। तो सब्जेक्ट वाइज भी उसी हिसाब से आपको मिलेगा। यहाँ जो हम करते थे वहाँ जाके कुछ अलग है। तो बनारस घाट में जब बैठ के मैं स्केचेस करता था तो हर तरह के लोग आके मिलते थे, इवन उनको स्केच करने का भी मौका मिलता था फॉरनर से। वहाँ उन लोग का मिलना जुलना, हम लोग जैसे आराम से बैठ के बात कर रहे हो, हक करके किस करके बात कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कमाई तो हो ही जाती होगी। तो वो सब हम देखते थे। तो वो चीज़ देखिए उस समय में किया, स्केचिंग करता था, लेकिन बाद में वो रिफ्लेक्ट हुआ मेरा काम में। बहुत दिन बाद जब मैं दिल्ली आया, कुछ मैं सब्जेक्ट में काम करना कोशिश किया, तो वही सब चीज़ मेरे पेंटिंग में है। जैसे मैं एक चीज़, ये क्वेश्चन होता है कि आप रेड कलर का हेयर क्यों बनाते हैं, तो वो कहाँ से आया वो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बैठ के सोचा, बार बार मैं ये सीन देखता था जब मैं स्केचिंग करता था वो बनारस घाट में। औरतें आके नहाते हैं, जैसे बिहार के औरतें, हमारे कुछ स्टेट के बहुत ज़्यादा सिंदूर लगाते हैं। वो जब नहाते थे वो पानी सिर पे आ रहा है, पूरा बाल रेड हो जाता था, शरीर भी रेड हो जाता था। वो सब बार बार देखा हुआ चीज़ अंदर है, वो एक सबकॉन्शियस माइंड या इससे वो निकल के आया। फिर जो बॉल्ड हेड है मेरा मेन सब में क्या ना, जब मेरा पढ़ाई के समय में हॉस्टल में नहीं रहा, वहाँ एक आश्रम था सर्वधर्म मंदिर, वहाँ में रहा 2 साल। तो आश्रमिक लाइफ ही में बिताया। तो वहाँ जितने भी मेल पर्सन थे सब वो मतलब गंजे थे या वो सेविंग करते थे बाल। दिल्ली में वही सीन देखता था, तो वो भी इनडायरेक्टली मेरे पेंटिंग में आया। लेकिन मेरा सब्जेक्ट एक यूनिवर्सल है, तो उसको मैं कोई जाति रूप धर्म नहीं देना चाहता हूँ। तो उससे अच्छा इसीलिए साधु संत जो एक अलग ये रखते हैं ना, दर्जा रखते हैं। तो मैं भी वो पेंटिंग में वही डाला कि मेरा जो सब्जेक्ट है यूनिवर्सल है, लव अफेक्शन रिलेशनशिप। तो उसी हिसाब से ना मैं नारी को कोई ऑर्नामेंट पहनाया, ना आदमी के पास कोई ना दाढ़ी मूछ कुछ देखोगे, जस्ट एक वुमेन और मैन का स्टोरी है। देखते हैं ना, तो ऐसा ह्यूमन रिलेशन इतना प्यार मोहब्बत वाला चीज़ें दिखता है, तो हमको लगता है कि असली चीज़ शायद लव तो हुआ होगा कभी ना कभी। देखिए लव नहीं हुआ तो इंसान नहीं है, इंसान है तो लव होगा ही होगा। लेकिन किससे होगा किस चीज़ से भी हो सकता है, इंसान से भी हो सकता है, एनिमल से भी हो सकता है। तो मैं कहूँगा मेरा लव हुआ मेरे माँ बाप से। नहीं, वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ना, तभी मैं बस पूछा बस। हाँ, हाँ, फिर कोई लड़की से हुआ जिससे मैं शादी किया, लेकिन ज़्यादा प्यार हो गया मेरे पेंटिंग से, जबकि मैं उसके साथ ही उठता बैठता हूँ। अभी भी मैं सोच ही रहा था, कई बार ऐसे होता है, मेरे स्टाफ भी पूछते हैं सर आप आते हैं तो स्टूडियो क्यों पहले जाते हैं? मेरे एक ही कैंपस में घर और स्टूडियो है। मैं कहा नहीं, मुझे पहले स्टूडियो जाना है, देखना है, कुछ काम भी नहीं होगा, मैं कहूँगा पहले वो गेट खोलो। फिर मैं ज़्यादा टाइम स्टूडियो में बिताता हूँ, कभी कभी मैं खाना भी स्टूडियो में बुला लेता हूँ, वहीं देखना है। कुछ सो जाता हूँ, सुबह उठ के काम करने का मेरा आदत है, तो मैक्सिमम टाइम मैं यहीं बिताता हूँ। तो ये भी एक प्यार है। अच्छा, तब ये आपका जो पहला शो है जब आपने पेंटिंग किया था, तो आपने कभी ये सोचा था कि मुझे कभी ब्रेक मिलेगा और मुझे गैलरी वाले मुझे जगह देंगे कुछ एग्जीबिशन शो करने के लिए? थोड़ा सा मन में आया था जब आप करियर स्टार्ट किए थे, या आपको उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ा उस समय? बिल्कुल। देखिए मेरा जब पढ़ाई कर रहा था तभी मैं मतलब फिक्स कर लिया था कि मुझे दिल्ली आना है। मैं जो भी प्लान करता हूँ सॉलिड और जो दिमाग में आता है वही करता हूँ शुरू से ही। लेकिन वो थोड़ा घूम फिर के आया, दिल्ली में आया लेकिन अलग रास्ता से। पहले मैं MFA किया, MFA के बाद में दिल्ली आना था, लेकिन मैं जॉब के लिए अप्लाई किया तो जॉब में हो गया। जॉब करना मेरा मकसद नहीं था, लेकिन सब कर रहे हैं, मेरे सर भी बोले, मैं किया। फिर उसका मेरा फर्स्ट अपॉइंटमेंट जॉब मुझे लग गया, धनबाद में हुआ। वो एक बिहार और बंगाल बॉर्डर था, अभी तो झारखंड में आ गया। वहाँ मैं 4 साल रहा। तो उसके बाद मुझे लगा ठीक है, मेरे लिए मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, शायद मेरे लिए टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, या मेरा काम रुक गया, तो मुझे यहाँ से निकलना है। तो निकलने का जो 2 मतलब ये था जरिया, एक तो आप रिजाइन करके आ सकते थे, नहीं तो फिर ट्रांसफ़र। सब ने कहा कि ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर दो। फिर बीच में सब आ गए, उड़ीसा ट्रांसफ़र करो, दिल्ली क्यों जा रहे हो, तुम्हारा तनख्वाह कितना है, वहाँ खाओगे कितना, बचाओगे कितना। मैं कहा नहीं, मुझे क्या करना है। किसी को मैं जवाब नहीं दिया, अंदर से मेरा कॉन्फिडेंस था, मैं जस्ट अप्लाई किया, लकीली हो गया दिल्ली मेरा ट्रांसफ़र।
तो यहाँ आने के बाद मेरा जो पहले का प्लान था, मैं कहा मैं उसी मुताबिक मैं चलूँगा। लेकिन यहाँ से तो मैं जीरो हूँ, मुझे कोई नहीं पहचानता है, ना कोई गैलरी वाला ना क्या है। तो मैं कहा कि पहले मैं स्टडी किया कि ये शहर कैसे है, लोग कैसे है, गैलरी कैसे है, किस तरह का काम गैलरी पे चलता है। हर गैलरी पे मैं गया, लेकिन एज एन आर्टिस्ट मैं किसी को परिचय नहीं दिया, एज ए विजिटर गया। फिर ऑब्जर्व किया, मैं मेरे काम में कमी ढूंढा कि हाँ इस तरह का काम लोग पसंद कर रहे हैं, गैलरी वाले इस तरह रख रहे हैं, तो मेरा काम को मैं एक थोड़ा सा उसी हिसाब से चेंज करूँ। तो फिर मैं ये सोचा कि क्या करूँ, लेकिन मैं बहुत अच्छा एब्स्ट्रैक्ट करता था, मैं अच्छा लैंडस्केप करता था, और मैं फिगरेटिव मेरा सबसे मेन ये है क्योंकि काफ़ी स्केचेस में ड्राइंग्स वगैरह किया है। तो मैं सोचा कि तीनों पे मैं काम करता हूँ और देखता हूँ क्या अच्छा निकलता है, वही मैं डिस्प्ले करूँगा। फिर मैं बुक किया गैलरी हैबिटेट सेंटर में, छोटा सा गैलरी था, अभी भी है वो, कन्वेंशन फॉयर, वो मेरा पहला शो वहीं हुआ था। तो उसमें मैं तीनों काम लगाया था, तीनों स्टाइल का। लैंडस्केप भी मैं करता था, जो बनारस घाट थोड़ा एक्सपेरिमेंटल बेसिस में, और मेरा एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग और ये फिगरेटिव, ये तीनों पेंटिंग लगाने के बाद मैं देखा ऑडियंस के ऊपर छोड़ते हैं कैसे लोगों का रिस्पॉन्स आता है। तो देखे कि कोई लैंडस्केप पसंद करता है, कोई फिगरेटिव, कोई है, लेकिन मैक्सिमम लोग जो गैलरिस्ट भी आए, कुछ आर्ट क्रिटिक आए थे, और उस समय केशव मौलिक जी थे, वो अचानक आ गए थे। तो वो आज तो है नहीं, वो है नहीं, मेरा पहला नहीं, जो दूसरा शो हुआ वो मेरे कैटलॉग के लिए लिखे थे जब गैलरी के थ्रू हुआ था, ये तो मैं अपने आप किया था। फिर इसी शो में मुझे ब्रेक मिला, जो कि जिस गैलरी के साथ मैं काम कर रहा हूँ, चावला गैलरी, वो उसी में आए थे। उनको भी मैं बुलाया नहीं था, लेकिन वो जगह ऐसे है कि हैपनिंग जगह है, लोग आते रहते हैं। तो वहाँ पर मुझे मुलाकात हुआ और मैम ने बोली कि आपका काम अच्छा लगा और आप हमारे साथ काम करिए। और उसमें मुझे गैलरी के साथ कैसे बात करना है, कैसे एंट्री लेना है, कुछ पता नहीं था। मैम बोली तो मैं इसको लाइटली लिया हूँ कि अभी तो आ गए। तो लास्ट डे मेरा शो बहुत अच्छा रहा। उस दिन कुछ ऑडिटोरियम में कुछ प्रोग्राम था, तो उसके सामने ही ऑडिटोरियम में है, तो मेरा काफ़ी काम बिका भी है। तो मैं थोड़ा पैसा कमाया, तो घर पे एसी लगाया, ये लगाया उसमें लग गया। तो फिर उसमें 1 महीना चला गया। अब मैं ध्यान नहीं दिया कि ये गैलरी मुझे, और भी गैलरी से आके मुझे कार्ड्स दे के गए थे, लेकिन मैं थोड़ा लाइटली लिया। फिर उस समय क्या हुआ कि मेरा एक फ्रेंड ने, उस समय दोस्ती हुई थी, मेरा काम देखा तो एक स्टूडियो में बुलाया था। तो मैं उसके स्टूडियो गया तो जैसे टेबल पे हम चाय फाय पी रहे हैं, देखे एक कैटलॉग है, वही चावला गैलरी का ही कैटलॉग ऊपर रखा हुआ है। मैं उसको उठाया, देखा, मैं कह रहे इसमें तो सारे उनके तो सब मास्टर्स डील करते हैं, सारे सीनियर आर्टिस्ट और रिनाउंड आर्टिस्ट का काम है। मैं कहा ये तो मुझे ऑफ़र दे के गया, मैं 1 महीने तक पूछा भी नहीं। तो दूसरे दिन जाके मैं कॉल किया तो मैडम का वो डायलॉग मुझे याद है, बोले कि आशीष जी शायद आपका शो बहुत अच्छा हो गया, आप भूल गए फ़ोन करना। मैं कहा, फिर थोड़ा डिप्लोमेटिकली मैं जवाब दिया। मैं कहा नहीं मैम, शो के बाद मैं उड़ीसा चला गया था, बस कल आया और आज आपको कॉल कर रहा हूँ। फिर वहीं से एंट्री, वो बोले कि ला के काम दिखाओ, उनका फादर इन लॉ डिसाइड करते हैं। वो देखे, मेरा प्राइस वगैरह भी पूछे, काम देख के बहुत खुश हुए। तो 4 काम बोले कि आप कंसाइनमेंट बेसिस में रखो। ये मेरा टर्निंग पॉइंट है। ये आपको ज़रूरी है, काम देखने के बाद भी कभी गैलरी आपको मौका नहीं देते, कहेंगे आपको बुलाएंगे, ये करेंगे। फिर वो मेरा 1 हफ्ते बाद पहला सेल शुरू हुआ गैलरी से, फिर दूसरा सेल और 1 हफ्ते बाद। फिर चावला, मिस्टर DB चावला, वो बोले कि आशीष जी आपके पास कितना काम है। मैं कहा अभी तो मैं शो किया, कुछ काम है ना, हम एक शो देना चाह रहे हैं आपको। 2 काम सेल होने के बाद उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, तो वो शो दिए। वो शो मेरा हिट रहा, 100% सोल्ड आउट। तो उससे मेरा फिर जर्नी स्टार्ट हुआ कि आगे का। फिर वो पीछे पड़ के बोले कि आपको अभी जॉब की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ छोड़ दीजिए, क्योंकि आप टाइम से काम नहीं दे रहे हैं। फिर भी मुझे 3 साल लगा जॉब छोड़ने के लिए, नहीं कि पहले मुझे लग रहा है कि आर्ट में थोड़ा इस्टेब्लिश और हो जाऊँ, काम तो कर ही रहा हूँ। तो फिर वहाँ से आगे का जर्नी में बताऊँगा जैसे आशीष जी एक बात बताइए, जैसे कि हम डोमेस्टिक में काम करते हैं और इंटरनेशनल में आप एग्जीबिशन भी करते हैं, क्या दोनों में बहुत मेंटली चैलेंजेस होते हैं क्या काम को लेके, कि मुझे वहाँ पर इंटरनेशनल में बहुत डिफरेंट वे में करना है, वहाँ बड़े बड़े काम ले जाना बहुत आसान नहीं होता लोगों के लिए, क्योंकि पैकेजिंग खर्चा है और ट्रांसपोर्ट खर्चा है। तो ये कितना चैलेंजेस होता है और उसको कैसा, मतलब आप इंडिविजुअल करते हैं, गैलरी थ्रू होती है, स्पॉन्सर करते हैं? तो ये तो मुझे नहीं पूछना चाहिए, लेकिन बट एक सामने वाले भी जानना चाहेंगे कि मतलब
इतने बड़े बड़े आप काम लगाते हैं बाहर, हम देखते भी हैं, तो असीस जी कैसे करते हैं? मतलब ये मेंटली टफ होता है या चैलेंजेस होते हैं इसमें? देखिए, हम लोग तो पहले आर्ट को समझ रहे हैं, मेरे लाइन को खुद समझना ज़रूरी है कि मैं कहाँ हूँ। अगर हम सोचेंगे सिर्फ इंडिया में नाम हो गया, यहाँ पैसा कमा रहे हैं और कुछ नहीं देखे, वो भी ठीक नहीं है। बाहर के लोग आके यहाँ से ख़रीद के लेके जाते हैं। तो मेरा कॉन्फिडेंस आया जैसे जैसे मैं बाहर घूमा देखा, फिर मुझे लगा मैं यहाँ एग्जीबिशन लगाना चाहिए। लेकिन गैलरी स्पॉन्सरशिप तो तुरंत मिलता नहीं है, बाहर के गैलरी आपको स्पॉन्सर नहीं करेंगे। यहाँ का गैलरी यहाँ कमा रहे हैं, वहाँ जाके क्यों ये करें? तो मैं कहा कि नहीं, ये मुझे ही खुद ट्राई करना चाहिए। तो पहला मेरा इंटरनेशनल शो दुबई में किया, सिंगापुर में किया, उसके बाद दुबई। तो वो ग्रुप शो था और दुबई में मैंने सोलो किया, बहुत अच्छा रहा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। ये नहीं कि वहाँ का NRIs ले रहे थे, मेरा पेंटिंग बाहर के लोग रह रहे थे वहाँ। तो दुबई में हर कंट्री के लोग हैं, तो कभी अमेरिकन या ऑस्ट्रेलियन, वो सब लिए हैं। तो मैं कहा अरे बाहर के लोग तो पसंद कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक हिम्मत चाहिए, अकेले जाके कहीं शो करना। हमारा आदत है कि यहाँ हर चीज़ जो गैलरी स्पॉन्सर कर लेते हैं या कोई शो कर रहे हैं तो वो सारी जिम्मेदारी उनका होता है, और इसमें तो खुद आपको सब कुछ करना पड़ेगा। आप यहाँ जितना भी नाम कमाओ, जब बाहर जाते हो आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो। आपका यहाँ नाम से पेंटिंग बिकता है, वहाँ आपका काम से बिकेगा। तो ये चीज़ मैं समझा कि लोगों उनका टेस्ट क्या है। बस यही जानना चाहता था, यहाँ नाम से बिकता है, वहाँ काम से बिकता है। हाँ, और काम पे दम नहीं होगा, यहाँ भी काम से शुरू होता है, कहीं भी आप काम ही बोलता है। लेकिन एक नाम हो जाने के बाद ना लोग को एक पहचान हो जाता है आपके साथ, हाँ इसका रेट ये होगा, इसका ये होगा, उनको समझ है। वहाँ तो आप काम देख के, कई ऐसे स्टोरीज है मेरा इंटरनेशनल जो कि बहुत अलग तरह का है, मुझे बहुत खुशी मिली वहाँ का ऑडियंस जैसे देखे। या USA हो गया मेरा लास्ट 2016 में एक, ये मैं थोड़ा सा शेयर करता हूँ, मेरा आर्ट एक्सपो में पहला न्यूयॉर्क में शो था, और मुझे पता ही नहीं न्यूयॉर्क में किस तरह ये होता है। मैं अंदाज में पेंटिंग पहले फ्रेम भेज दिया, स्ट्रेचर, वहाँ मेरे रिलेटिव है और मेरा फ्रेंड का भी, उनका ये है दामाद है, ये वो लोग हेल्प किए उनके एड्रेस में। फिर स्ट्रेच करना है, वहाँ तो हर चीज़ महंगा है। तो मैं कहा कि मैं सब भेज देता हूँ, जैसे भी हुआ मेरा सब क्लियर हो गया, कस्टम में कहीं रुका नहीं। तो वहाँ जाके भी स्ट्रेच, वो भी बोले आप अकेले आके कैसे कर देते हैं? मैं कहा जो भी होगा देखा जाएगा। रोल लेके गया मैं कैनवास, तो वहाँ टाइट किया, लगाए। वहाँ का एक इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है, 4 दिन का ये एक्सपो था। लास्ट डे एक कपल आए, अमेरिकन कपल आके मेरे बूथ में आए, जस्ट एक पेंटिंग के सामने टिक गए। एक पेंटिंग, 2 पेंटिंग, दूसरे से वो नज़र हटा नहीं रही है, 2 पेंटिंग ही देख रहे हैं। तो आदमी कितना समय देखेगा? 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट तक वो खड़े रहे। तो मुझे लगा ये श्योर बायर है, ये तो लेंगे पेंटिंग। तो मैं फिर उनको थोड़ा इंटरेक्शन किया, मैं कहा कि जस्ट मैं हेल्प यू। बोले नो नो नो, यू आर एंजॉइंग योर पेंटिंग, यू आर ए गुड आर्टिस्ट। तो सब पढ़ लेते हैं, आपका बायोडाटा ये सब लगा हुआ है। फिर आराम से चले गए। मैं कहा 20 मिनट देखने के बाद ये रिजल्ट है। तो वो बहुत बड़ा एक्सपो है, वो 2-3 घंटा लगता है घूमने के लिए। तो पूरा घूमे, फिर देखा हूँ मैं 3 घंटे बाद वो दूर से आ रहे हैं। तो मुझे पता नहीं था मेरे बूथ के लिए आ रहे हैं। फिर मेरे बूथ में घुस गए, फिर वो देख रहे हैं। मैं कहा कुछ इनको प्रॉब्लम है शायद। फिर मैं पूछा तो बोले नहीं, मुझे समझ में आ गया कि कुछ डिस्काउंट चाहते हैं। जैसे हमारे यहाँ ना डिस्काउंट बहुत आसानी से, पहले शुरुआत वहीं से होता है डिस्काउंट से। हाँ, तो वहाँ डिस्काउंट मांगने के लिए शर्म आता है उनको। तो मैं खुद ही समझा, फिर बोले नहीं आवर बजट इज़ नॉट दैट मच, योर प्राइसेस आर हायर। तो मैं कहा कि नहीं ठीक है, मैं फिर कुछ दे देता हूँ। 10% डिस्काउंट दिया, इतना खुश हो गए वो, और लेके गए पेंटिंग। वो यही बोले कि हमारा एक नया घर लिए, हम एक पेंटिंग ही लेना था, और एक्सपो हो रहा है तो पता किया। पूरा घूमने के बाद आपका ही पेंटिंग मुझे पसंद आया, मेरे से देख के गए, पूरा छांट के आए, फिर लेके गए। तो ये ग्रेट कॉम्प्लीमेंट्स टू मी, मुझे बहुत खुशी हुई थी। ये सब जैसे छोटे छोटे इंसिडेंट बहुत सारे। अच्छा सिद्ध भाई, एक चीज़ है जैसे कि बड़े आर्टिस्ट, रिनाउंड आर्टिस्ट होते हैं, और कुछ लोग मार्केट में बैठे हैं जो इंटरनेट और यूट्यूब में बैठे हैं, और वो क्या करते हैं, उनकी पिक्चर को ले लेते हैं और कंप्यूटर में पूरा बना देते हैं, प्रिंट निकाल देते हैं और साइन भी कर देते हैं। मैंने इतना भी देखा है, कुछ लोगों को साइन भी करके मार्केट में बेचते हैं। तो क्या वो गैलरी वाले बेवकूफ़ है या जो लेने वाले बेवकूफ़ है? नहीं, इसमें देख रहा हूँ, देखिए आर्टिस्ट शॉर्टकट जा रहा है, उसको पता नहीं है कि क्या करना चाहिए। ऐसे चीज़ कौन करेगा जिसका अपने काम के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है।
हम अगर आर्ट कॉलेज में पढ़े सीखे, ज़रूर आपके अंदर कुछ टैलेंट होगा, किसी का किसी लाइन में, कोई किसी का लाइन बहुत स्ट्रांग है तो उसको लेके काम करो, कोई अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है या आप क्रिएटिव है तो उस तरह का काम करो, एब्स्ट्रैक्ट करो। लेकिन किसी का कॉपी करना, अभी जैसे हम कह रहे हैं कि ये डुप्लीकेट बनाना, अभी डुप्लीकेट बहुत घूम रहे, तेंदुलकर का डुप्लीकेट अगर हम देखा जाए हूबहू देखने लायक हो सकता है, लेकिन एक बॉल भी वो नहीं खेल पाएगा, ठीक है ना, तेंदुलकर नहीं बन पाएगा ना। तो ऐसे आर्ट फील्ड में बहुत है, मैं देखा हूँ सूजा को कॉपी करते हुए, इतना हूबहू कॉपी करते हैं कि वो प्राउडली बोलते हैं सूजा का कॉपी। भाई कॉपी ही कर सकते हो ना, सूजा तो नहीं बन सकते, आपको सूजा नहीं बुलाएंगे लोग, कहीं सूजा जैसे कर रहे हैं या कोई एक्टिंग कर रहा है या किसी का नकल कर रहा है तो उसके जैसे कर रहा है, तो वो टैग क्यों लेके घूमे। और मेरा कहने का मतलब इंटरनेट में आजकल टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया, हर चीज़ आप उठा के ले सकते हो, तो मेरे काम का भी कॉपी होता है। लेकिन मेरा एक क्लाइंट एक बार बोला कि असित तुम बहुत पॉपुलर हो गया, कॉपी उसी का होता है जिसका नाम होता है। तो मैं उसको पॉजिटिवली लिया, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनके लिए मैं ये एडवाइस दे रहा हूँ, जो चीज़ उनका अंदर से निकलेगा ना, हो सकता है उससे अच्छा वो लोग कर पाएंगे। बाकी यही मुझे बोलना है। हाँ जनरली जैसे असित जी, मैं जो मेरे आर्ट की नॉलेज है या जो मैं जानता हूँ, आर्टिस्ट का जो वर्क होता है ना वो एक डायरी है, मतलब वो पूरे लाइफ लॉन्ग वो काम करता है, बहुत पेशेंस, उसकी इमोशंस को वो ट्रांसफ़र करता है उस पर, और इतने तरीके से सहेज से उसको रखता है, संभाल के रखता है। और कोई भी एक पेज भी उसके से अगर निकाल के कोई लेता है ना तो उसको ये लगता है कि शायद उसका कोई नया घर मिल गया उसको वर्ल्ड में दिखाने के लिए। तो ये मैं जानता हूँ ये आर्टिस्ट के लिए कितना तकलीफ़ होता है और वो कितना मेहनत करता है उसके पीछे। इस चीज़ में मैं एक चीज़ कहूँगा, वो गैलरी वाले भी कभी कभी एनकरेज करते हैं, ये भी गलत है। अभी कोई आर्ट अच्छा कोई बना रहा है, अगर उनका काम गैलरी पे नहीं है, अगर कोई कॉपी कर रहा है तो गैलरी रख रहा है बोल के वो कर रहे हैं, तो उनको भी एनकरेज नहीं करना चाहिए। ये भी मैं उतना ही उनको दोषी ठहरा। हाँ नहीं, अच्छा असित भाई, अभी तो अच्छे ये चीज़ भी आ गया कि एआई बोल के क्या आ गया है, आर्टिफिशियल। अभी तो कुछ भी करो मतलब एआई से हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ें, पेंटिंग भी हो जाते हैं, कुछ भी करते हैं। क्या ये आर्टिस्ट जर्नी, जो रियल आर्टिस्ट जो बन रहे हैं, जो स्केचेस करते हैं, स्टेशन में जाते हैं, स्केचेस करते हैं, वाटर कलर करते हैं, क्या उसमें कोई इम्पैक्ट पड़ेगी क्या? देखिए थोड़ा बहुत पड़ेगा। जैसे मुझे लग रहा है कि जो लोग पेंटिंग आजकल ऐसे भी है, क्लाइंट्स है जो बहुत दाम का पेंटिंग नहीं खरीद सकते, हुसैन का पेंटिंग लगा नहीं सकते, वो इस तरह शॉर्टकट में जाते हैं। लेकिन आर्टिस्ट के लिए भी थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया अभी, क्योंकि लोग अगर एआई के थ्रू पेंटिंग, आपका भी पेंटिंग मिल जा रहा है हूबहू वैसे ही है कि एक ऑप्शन देंगे असित पटनायक तो आ जाएगा 10 तरह का काम, मेरा 50 काम, तो उसमें से वो लगाएंगे। लेकिन मैं देखा हूँ लोगों का टेस्ट भी ऐसे नहीं है कि भाई एआई को नहीं समझ पाएंगे, जिसको ओरिजिनल पसंद है ओरिजिनल ही वो लेगा रखेगा। लेकिन आर्टिस्ट के लिए ज़रूर चैलेंजिंग है, आगे जाके तो ये बहुत सारे नौकरी भी ख़त्म करेगा। जो आर्टिस्ट कर रहे हैं जॉब, उसके लिए एआई करेगा, तो वो भी तो एक हार्मफुल है ना। सारे आर्टिस्ट तो एस्टेब्लिश हो के एक प्रोफेशनल ये नहीं करते हैं ना, कोई कमाते हैं इलस्ट्रेशन बना के, कोई ये करते हैं, सारे एआई करेगा, तो उसमें तो एक तरह से लॉस हो रहा है। असित जी एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि लाइफ में जब आप काम कर रहे थे या ऐसा कहीं समय आया था जिसमें आपको स्टक कर गए थे, लाइफ बहुत चैलेंजेस हो गए थे और उसमें से आप निकल गए, कुछ उसके बारे में बताएंगे? नहीं, मैं कभी आर्ट में शुरुआत में जो भी रहा मैं गिव अप नहीं किया। एक समय ऐसे था कि मेरे बीएफए करते समय सेकेंड ईयर में एक स्ट्राइक हो गया कॉलेज में, और हमारा क्लास से ही स्टार्ट हुआ था। किसी बच्चे को परसेंटेज की वजह से रोक रहे थे तो सब हम इकट्ठे हो गए, एग्ज़ाम स्किप कर दिए, तो वो फिर पॉलिटिकल रूप ले लिया, वो ज्वाइन कर गए, फिर बहुत बड़ा हंगामा हुआ। तो मैं सोचा और आर्ट कॉलेज सुधरेगा नहीं, यहाँ से मुझे छोड़ना चाहिए। तो मेरा जो कॉलेज के जो लेक्चरर थे उनको भी ट्रांसफ़र कर दिया गया, जो मेरा पेंटिंग डिपार्टमेंट का। मैं कहा और भी तो कोई है नहीं, तुरंत तो कोई भरता नहीं है अभी। तो मैं सोचा कि नहीं, मुझे यहाँ से स्विच करके शांति निकेतन जाना चाहिए। तो सेकेंड ईयर में शांति निकेतन के लिए अप्लाई किया तो उसका भी ये एंट्रेंस के लिए कॉल लेटर आ गया, और यहाँ भी एग्ज़ाम होगा कब कुछ पता ही नहीं था। और जैसे मेरा कॉल लेटर आया, जिस दिन वहाँ पर एंट्रेंस है और यहाँ पर एग्ज़ाम उसी दिन है, मतलब यहाँ पर मतलब स्ट्राइक को लफ्ज़ हो गया। अभी मुझे कोई एक चुनना है ना, यहाँ कंटिन्यू करूँ नहीं तो उधर जाऊँ, ठीक है।
तो मैं सोचा नहीं, जब मैं वहाँ भरा एक स्टेप लिया है तो इसको मैं छोड़ता हूँ, वहाँ जाऊँगा। तो वहाँ शांति निकेतन के लिए मैं प्रिपेयर किया और वहाँ पर जा गया। वहाँ मेरा एंट्रेंस में हो गया, इसमें प्रैक्टिकल में, लेकिन वाइवा में मुझे काट दिए। सीधा बोले डू यू नो बंगाली, आपको बंगाली बोलना, वो भी बंगाली में ही पूछ रहे हैं। अब मैं थोड़ा बहुत सीख के गया था, हाँ जानते, थोड़ा तड़ी सीख जावे, ये सब बोला है। बोले नो नो नो, परफेक्ट बंगाली सीखिए फिर आइए। रिजेक्ट कर दिए ऑन द स्पॉट। फिर मेरा रोना धोना शुरू हुआ। मैं कहा अभी उधर भी छोड़ दिया, इधर भी छोड़ दिया, क्या करें अभी जाके। फिर मुझे जाके फेल हो गया, मैं जूनियर्स के साथ बैठना पड़ेगा, क्या क्या सोच के ट्रेन में रो रो के घर जा रहा हूँ। तो एक जगह पड़ता है, वहाँ पर मैं हर समय प्रे करता था, कुछ ना कुछ एक दक्षिणा डालता था बस से जाते समय। वहाँ पर मुझे देखा कि मुझे एक अलग से, मैं खुद अपने आप को समझा रहा हूँ। उसके बाद मैं कहा क्या हो गया लाइफ में, ये तो स्टार्टिंग है, आगे बहुत कुछ है, मुझे ही सब संभालना है। तो रोना धोना सब बंद। मैं गया सीधा उतर के, घर नहीं गया, रेलवे स्टेशन, वहाँ से रैपिडेक्स बंगाली उड़िया एक बुक होता है वो लेके आया, अल्फ़ाबेट्स सीखने के लिए सारे बुक्स ले लिया। 3-4 दिन में बंगाली सीख गया। मैं कहा नेक्स्ट ईयर जाके मुझे वहाँ पर प्रैक्टिकल में तो हो गया, मैं बोल लिखना सब कुछ मैं करके जाऊँ। फिर मैं सोचा 1 साल क्या करूँ। मैं कहा 1 साल अभी ये नहीं सोचूंगा कि जूनियर के साथ बैठना ये करना, नहीं, मेरा प्रैक्टिस ये भी चालू होगा। तो जाके ज्वाइन किया, तो देखा कि मुझे वहाँ बहुत रेस्पेक्ट मिला। जो भी मेरे जूनियर्स थे मुझे फॉलो करते थे, उनके साथ में मिल के काम किया तो अच्छा रहा। तो ऐसे हो के फिर मेरा जर्नी आगे बढ़ा है। लेकिन जैसे क्वेश्चन ये था कि उस समय का जो टफ ये था सिचुएशन, तो अभी कैसे, लेकिन मैं प्रूव किया। दोबारा मुझे चांस मिला शांति निकेतन के लिए 3-4 साल बाद। एक हमारा इंटर यूनिवर्सिटी कल्चरल प्रोग्राम होता है, उसमें मैं कॉलेज के थ्रू मेरा नाम था, तो हम लोग गए वहाँ पर, शांति निकेतन में ही सेंटर था वहाँ। तो वहाँ जाके मैं इंटरव्यू, मतलब ये तो कंपटीशन था, तो उसमें जब दिया मेरा वहाँ गोल्ड मेडल मिला शांति निकेतन में। उनका शांति निकेतन का भी स्टूडेंट था मेरे साथ कंपटीशन में, और उस समय जिसका हो गया था उड़ीसा का एक लड़का का, वो रो रहा है। उसके पास मैं जब गया, बोला अर्षित भाई आप आए नहीं, बहुत अच्छा हुआ, मैं कहीं का भी नहीं हूँ, मेरे कंपटीशन में मेरा जगह होना चाहिए था, यहाँ भी बैठने नहीं दिए, हर चीज़ में फीलिंग्स है, ये वो सब बोले। तो मुझे लगा मैं सही डायरेक्शन में गया। तो इसी तरह लाइफ में जैसे ये कहे कि, लेकिन गॉड गिफ्टेड है मुझे हर जगह, जहाँ जहाँ मैं ट्राई किया। जैसे एक ट्रांसफ़र की बात था, तो ट्रांसफ़र तो मैं ऐसे ही रिजाइन करके आने वाला था। मैं कहा ट्रांसफ़र के लिए भर देता हूँ, हो जाएगा। सब ने बोले अरे हम 4 साल से कर रहे हैं, कोई दूसरे टीचर बोले हम 10 साल से कर रहे हैं, दिल्ली होना मुश्किल है, लेकिन ऐसे ही हुआ। तो भगवान का हाथ रहा, आशीर्वाद रहा, माँ बाप का आशीर्वाद रहा, उसी से आगे बढ़े। अच्छा अर्षित भाई, और एक चीज़ लास्ट में आखिरी पूछूंगा, जो अभी जो लोग काम कर रहे हैं, जो नए आर्टिस्ट जो आना चाह रहे हैं इस फील्ड में और मेहनत भी कर रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या सजेशन दोगे कि मतलब एक अच्छी जर्नी के लिए, एक अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए क्या मैसेज होना चाहिए आपकी तरफ से? देखिए ये मैं चीज़ बहुत, जो अपकमिंग आर्टिस्ट है, जो न्यूली जो स्ट्रगल कर रहे हैं या जस्ट पास आउट हुए, वो सबसे पहले उनके अंदर ये कन्फ्यूज रहते करे क्या। पहले तो इनका दिमाग में रहता है ऐसे कुछ एक थीम में सोच के बनाओ ताकि कोई नहीं बनाया होगा। तो मैं हर समय कहता हूँ थीम मेन नहीं होता है, आपका अप्रोच। कोई सिर्फ लीव्स को लेके काम किया, रॉक्स को लेके काम किया, ग्रास को लेके ज़िंदगी भर काम किया, उसको शेप दे दिया बहुत अलग तरीके से, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, उसका एक स्टाइल बन गया। तो उसमें कौन सा थीम है। एक एग्जीबिशन हॉल में हम घुसते हैं तो पेंटिंग आपको खींचता है, थीम नहीं। अगर पेंटिंग में वो चीज़ है, हमारा विजुअल आर्ट है, तो हम देख के अगर उसको पसंद नहीं करें तो पेंटिंग आपको जब तक अट्रैक्ट नहीं करेगा, पास में जाओगे नहीं कि क्या है समझने के लिए। तो इसलिए थीम पे मत ये दो। नेक्स्ट होता है कि आपका टैलेंट को समझो कि क्या आपका स्ट्रेंथ है। तो जैसे आप काम कर रहे हो, आपको अगर लग रहा है कि आपका ड्राइंग अच्छा है तो ड्राइंग में कुछ बनाइए, अगर आपका लाइन्स अच्छा है या टेक्सचर्स अच्छा है। बाकी जो चीज़ सोचते हैं कि हाँ, और एक चीज़ मुझे मेन पार्ट बोलना है कि जो आर्टिस्ट अभी जस्ट पास आउट हुए, वो सोच रहे हैं कि हमारा प्राइसिंग लाखों में होना चाहिए। ये सबसे बड़ा जो है गलत फहमी है कि सोच रहे हैं लाख हो गया तो हम आर्टिस्ट बन गए।
आर्टिस्ट कभी बनता नहीं है, वो सब हर समय अधूरा रहता है। एक क्रिएटिव पर्सन, चाहे एम.एफ. हुसैन चले गए तो उनका कुछ अधूरा ये रह गया होगा। आर्टिस्ट या साइंटिस्ट जो भी क्रिएटिव पर्सन कभी कंप्लीट नहीं होते हैं। तो उनका ये रहता है कि 1 लाख में अगर सेल भी हो गया, दूसरा पेंटिंग कोई 1 लाख में लेगा क्या? आपका उतना डिमांड है क्या? अगर 1 लाख में आप 1 लाख से आपको कोई ले रहा है तो दूसरा कोई एस्टेब्लिश आर्टिस्ट का क्यों नहीं लेगा? तो आपका जब काम मार्केट में स्प्रेड नहीं होगा तो आपका लोग डिमांड नहीं होगा। डिमांड होगा तब आप डिमांड रखो, और डिमांड होने तक आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो आपका डिमांड तभी होगा जब से घर घर आपका पेंटिंग पहुंचे। तो आपको प्राइसिंग में ध्यान देना चाहिए। जो भी प्राइस में लोग ले रहे हैं तो आप उसको देने के लिए, मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत 5 रुपये 10 रुपये में बांट दो, लेकिन एक प्राइसिंग होता है। आपका स्ट्रगल, आपका ये, आपका करियर सब कुछ देख के आपका बायोडाटा फिक्स करो, ताकि लोग ज़्यादातर घर पे लेके जाएं, फिर वहाँ रोटेट हो, लोग आपका नाम से ढूंढे, तब आप डिमांड करो। ये 2-3 चीज़ जो कंफ्यूज होते हैं। आशीष जी, आपने जो ये आपके बारे में बताया, आपका जर्नी, इतने सारे चैलेंजेस, ये मुझे नहीं लगता कि मतलब बहुत कम ही लोग ऐसा करते होंगे कि मतलब आर्ट कॉलेज में जाना, वहाँ पर कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलना, फिर दोबारा ट्राई करना। तो ये तो एक बहुत बड़ा सीखना चाहिए। चाहे किसी भी मुसीबत में हो तो हमें हर मुसीबत में मतलब आपको परिस्थिति में खड़ा होना है और आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए। आशीष जी, आप ये बताने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और फिर से आप क्रिएटिव माइंड इंडिया पर आने पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू।